नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, राजनीतिक खबरों का एक ऐसा अनूठा शो जहां आपसे एक भी पॉलिटिकल खबर छूटती नहीं और साथ ही उस पर होता है डिटेल्ड एनालिसिस। हमारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आप तक पहुंचती है और आज किस्सा कुर्सी का में कौन से 4 बड़े मुद्दे आपके सामने होंगे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 4 बड़ी खबरें आज किस्सा कुर्सी का में। पहली बड़ी खबर, चर्चा है बीजेपी और संघ की एक मुलाकात की। बड़े जोरों पर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि संघ की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव के लिए कमर कस लेने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ केंद्र में, राज्यों में और पार्टी के स्तर पर कुछ अहम परिवर्तन करने को भी कहा गया है। तो इस बड़ी खबर पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा बड़ा विवाद जिसे जन्म दिया कांग्रेस पार्टी ने, गांधी शांति पुरस्कार इस बार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जा रहा है और इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने ट्वीट करके, जयराम रमेश ने कहा कि गीता प्रेस को शांति पुरस्कार देना ऐसे है जैसे आप गोडसे या सावरकर का सम्मान कर रहे हो। गीता प्रेस से आखिर इतनी नफरत क्यों, इस पर होगी बात। तीसरी बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच क्या अब पक्की दुश्मनी हो गई है। अरविंद केजरीवाल यूं तो राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांग चुके हैं, मुलाकात अभी हुई नहीं, राहुल गांधी उनसे मिलना नहीं चाहते हैं और अब राजस्थान में अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए उन्होंने अशोक गहलोत के लिए कहा कि वो नीच हरकत न करें। क्या इसके बाद भी क्या कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच कोई बात बन सकती है, कोई गुंजाइश है? और चौथी खबर वो जिसमें आपने एक बार फिर सुना वंदे भारत ट्रेन पर पथराव के बारे में। वंदे भारत ट्रेन को आखिर निशाना कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है? लगातार कई महीनों से ऐसी वारदातें हो रही हैं। इसके पीछे बीजेपी में शामिल लोग किसी की साजिश बताते हैं या फिर ये बस कुछ बदमाशों का काम है, इस पर भी हम बात करेंगे। स्वागत सबसे पहले हमारे मेहमानों का करते हैं। आज हमारे साथ 2 नए मेहमान भी हैं। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आज की चर्चा में। हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी, जाने माने पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज किस्सा कुर्सी का में। बहुत स्वागत है विजय जी आपका और उम्मीद करता हूं आपको आज ये प्रोग्राम पसंद आए और दर्शकों तक आपकी बात पहुंचे। और साथ ही बड़े वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, बहुत स्वागत आपका भी। आप भी प्रोग्राम के बारे में हमें भी फीडबैक दीजिए, दर्शकों तक तो ये लगातार पहुंच रही है बातें हमारी। तो पहली खबर की चर्चा हम करते हैं आपसे। सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग हुई। बीजेपी हेडक्वार्टर्स की एक्सटेंशन बिल्डिंग में यह मुलाकात हुई और 3 दिनों तक बीजेपी और संघ के बीच बैठकों का यह सिलसिला चला है। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष और गृहमंत्री अमित शाह शामिल थे। अब इतनी खबर तो आई, लेकिन इस मीटिंग में बातें क्या हुई? एक बड़े अखबार ने यह छापा कि इस मीटिंग में आरएसएस की तरफ से सह सरकार्यवाह अरुण कुमार शामिल हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को यह कन्वे किया आरएसएस की तरफ से कि आपके केंद्र में और राज्यों के स्तर पर कई बड़े परिवर्तन करने की जरूरत है। शायद उसमें नाम भी लिए गए और कहा गया कि आप वो गलती न करें जो कांग्रेस पार्टी ने की थी, उन चेहरों को उचित स्थान न दे करके और यह सोच करके कि ये कहीं ज्यादा बड़े ना बन जाएं। तो क्या वाकई बीजेपी के पास ऐसे चेहरे भी हैं और वो कौन से ऐसे अलोकप्रिय चेहरे हैं सरकार में और संगठन में और राज्य में जिनकी ओर इशारा किया अरुण कुमार ने पार्टी नेताओं की इस बैठक में? इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करना चाहते हैं। अच्छा, उनका देवेंद्र जुड़ते हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन यह खबर, जैसा मैंने आपको कहा कि देश के एक बड़े अखबार ने यह खबर छापी और उसके अंदर यह कहा गया कि बड़े सख्त शब्दों में, खुले शब्दों में यह बात कन्वे कर दी गई बीजेपी को कि आपको 24 से पहले कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ परिवर्तन आपको अपनी टीम के अंदर करने पड़ेंगे। मैं शुरुआत करना चाहता हूं आज की चर्चा की विजय त्रिवेदी जी के साथ। विजय जी, इस प्रकार की बैठकें क्या बीजेपी और संघ के बीच होना आम बात है या इसमें इस बार कुछ खास था? यही मैं कह रहा हूं कि आपने पहली खबर बनाई तो आरएसएस और बीजेपी को यदि मीटिंग को खबर बनाते हैं, इसका मतलब हम आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते को, उसके ताने बाने को, उनकी जो कैसी है उसको नहीं समझते। आरएसएस बीजेपी में मीटिंग होना सामान्य बात है क्योंकि बहुत मौक़ों पर बहुत बार होती रहती है, बल्कि अक्सर होती रहती है। अब आप इसको हाइप करें कि वो एक्सटेंशन वाली बिल्डिंग में हुई थी, फिर किसी होटल में हुई थी, कहाँ हुई थी, ये अलग तरीके की, लेकिन आमतौर पर बैठक होती रहती है। इसमें जो केवल एक शब्द मुझे लगता है कि जो ठीक नहीं है वो है कि सख्त लहजे में आरएसएस ने कहा। आरएसएस बीजेपी दोनों
बराबर तरीके से बात करने वाले लोगों में से हैं। और एक बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 20 साल में कि जिसे हम पहले आरएसएस को, जिस पर हम सब लोग चर्चा करते थे, रिमोट कंट्रोल बोला करते थे, नागपुर में रिमोट कंट्रोल है, तो वो बड़े भाई की भूमिका से अब वो जुड़वा भाई की भूमिका में आ गए। खास तौर से जब से मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। और अरुण कुमार जी को मैं जानता हूँ, सह सरकारेवा है, वो तो एक तो कभी सख्त लहजे में बात ही नहीं चलिए करते। सख्त ना कहें, साफ कह लें। साफ, तो वो साफ बात करते हैं क्योंकि वो बात घर के भीतर की बात है, घर के बीच में बातचीत हो रही है। और इसमें मुझे कोई बहुत वो नहीं लग रहा कि उन्होंने बात की होगी और बताया होगा कि भाई घर का माहौल ये है। अब जब घर में अगला चुनाव होने वाला हो तो घर की स्थिति को बेहतर तरीके से समझाने की बात आरएसएस कर सकता है, लेकिन वो नॉर्मली स्पेसिफिक लोगों की बात नहीं करता कि आप इनको हटा दीजिए या इनको जोड़ लीजिए। ये कह सकते हैं हाँ ऐसा ऐसा है, इन लोगों के बारे में चर्चा हो रही है, तय करना है। फिलहाल आपको इस पर देखना चाहिए कि चुनाव में जाने से पहले हमें घर की सफाई कैसे करनी है। ये दिवाली के मौके की तरह से है कि अब दिवाली का मौका हो तो घर को कैसे साफ ये दिवाली के मौके पर तो आमतौर पर जो है भी जाती हैं, बहुत सारी चीजें जिन चीजों की जरूरत नहीं होती वो चीजें घर के बाहर की जाती हैं। तो वो वैसा ही है कि यदि ऐसा लगे घर के मुखियाओं को कि इसमें से बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं है तो उनको बाहर किया जाए। और वैसे तो बीजेपी का आपको एक्सपीरियंस है कि वो तो खुद ही बहुत ज्यादा सफाई करते हैं। तो ऐसी कोई सफाई होने वाली है जल्दी? चर्चा पहले भी थी कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले एक एक्सरसाइज हुई, वो पूरी हुई है और कुछ बदलाव होगा? लगता है कि बदलाव होगा, खासतौर से संगठन के स्तर पर, क्योंकि इससे पहले भी अभी बैठक हुई थी आरएसएस और बीजेपी की, जिसमें भी 2-3 दिन चर्चा हुई और विस्तार से चर्चा हुई। अरुण कुमार जी की चर्चा तो होम मिनिस्टर और उनके साथ हुई, बाकी और भी चर्चा लगातार हो रही है और PL संतोष और आरएसएस के बीच होती रहती है। अरुण कुमार जी जो हैं बीजेपी आरएसएस के बीच कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे हैं। तो पहले कृष्ण गोपाल जी किया करते थे और लोग किया करते थे, आजकल अरुण कुमार जी कर रहे हैं। अरुण कुमार जी इससे पहले प्रचार प्रमुख थे, उनको प्रमोट करके अब सह सरकार्यवाह बनाया गया है और उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि नहीं जानते, यहाँ तो सब विद्वान लोग जानते हैं कि ये आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में अरुण कुमार जी की भूमिका बड़ी, उन्होंने काफी वर्षों तक इसको एक एजेंडे की तरह, अपने अभियान की तरह अरुण कुमार जी की बात को पार्टी गंभीरता से लेती है। और आरएसएस का कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि वो एक घर की तरह से है और वो आपस में घर को कैसे ठीक किया जाए इस पर बातचीत होना, वहां कोई बहुत, आपने बार बार कहा घर को ठीक किया जाना, तो इसी पर बात कर लेते हैं कि घर में क्या ठीक किया जाना है। ऐसा क्या है जिसको घर में दुरुस्त करने की जरूरत महसूस हो रही है? रामकृपाल जी देखिए, खबर जो है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसमें जैसा विजय जी ने कहा, इसमें कोई अचरज वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है और मैं कहूँ तो एक तरह से जॉइंट फैमिली जैसे होती है, जिसमें सलाह ली जाती है, सलाह दी जाती है। ये अगर पड़ोसी ने किसी दिन कुछ सुन लिया तो उसको लगेगा कि कोई नई चीज़ है, जबकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब आप यूँ एक चीज़ से समझ लीजिए, बीजेपी जब जनता पार्टी थी सन 80 में, इसलिए अपनी सत्ता दांव पे लगा दी दोहरी सदस्यता पर। मधुलिमय का ये था कि भाई आप संघ की सदस्यता जो है जनता पार्टी बन गई, छोड़ दें बीजेपी के लोग। तब तो खैर बीजेपी नहीं थी, लेकिन जो इनका राजनीतिक दल है, चाहे उसमें जनता पार्टी रही या पहले का जनसंघ रहा हो, उसने कहा कि हम सत्ता की कुर्बानी करते हैं लेकिन हम दोहरी सदस्यता नहीं छोड़ेंगे। पहली सदस्यता हमारी संघ है और इसमें सरकार गिर गई। तो ये उदाहरण है कि देखिए, बीजेपी और संघ के रिश्तों को समझने के लिए, जैसा आपने कहा कि जुड़वा भाई है, मैं बल्कि उसको यूँ कहूँगा, संघ एक गुरु के रूप में है। शिष्य जरूरी नहीं है कि गुरु की हर बात मान ले, लेकिन जो गुरु है वो डांट भी सकता है। उसको इस संदर्भ में नहीं लेना चाहिए। और बीजेपी का हर, चाहे वो गडकरी जी हों, चाहे मोदी जी हों, आप देखिए जो सम्मान देते हैं वो एक गुरु का सम्मान देते हैं, सहकर्मी का सम्मान नहीं है। और ये जो आप बात कहते हैं, वैसे बिल्कुल सही उन्होंने कहा, सख्त लहजा छोड़ दीजिए, लेकिन संघ, अभी तो आपने कहा डांट भी सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जैसे एक गुरु किसी को कहता है तो किस लिए कहता है? अब ये एक बराबरी का रिश्ता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, एक चीज, ऑर्गेनाइजर में जो संपादकीय आया था जिसको लेके बड़ी चर्चाएं हुई, मैं समझता हूं कि वो इतना नेचुरल संपादकीय है और वो मोदी जी खुद जो चाहते हैं, बार बार कहते रहे हैं। मोदी जी, देखिए, किसी भी लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी जो होती है
वो ये होती है कि उसको ये लगातार देखना चाहिए कि माई स्ट्रेंथ शुड नॉट बिकम द वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और पार्टी। क्योंकि देखिए, जो लीडर है वो तो मॉर्टल है, पार्टी 200 साल चलेगी, 400 साल चलेगी। मोदी जी ये बात कहते रहे, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने देखा कि ये बीजेपी में एक बहुत बड़ी बीमारी होती जा रही है कि हम काम करें न करें, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मोदी जी जब आएंगे तो वोट तो मोदी जी के नाम पे पड़ता, हम जीत जाएंगे। ठीक है। दिस इज डेंजरस फिनोमेना। जो आपने कहा, जो विजय जी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के बीच संवाद होना एक बड़ी नॉर्मल बात है और ये एक सहज प्रक्रिया है। बस एक लाइन और कह दूं जी। जो आप कह रहे थे, ये तो आज दिन की खबर है, ये पक्का है। मोदी जी देर सवेर चाहे यूएस से आने के बाद सरकार और संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल होगा। ठीक है। ये आप लिख लीजिए, 2019 के पहले भी हुआ था, याद कीजिए। राइट। हमेशा। क्योंकि मोदी जी एक चीज देखते हैं, उनका कोई वो नहीं है कौन कहां पे है। और आपको बता दूं एक अंदर की बात भी, हालांकि सब लोग जानते हैं, संघ के सर्वे पर, चूंकि संघ के लोग बहुत ग्राउंड लेवल पर हर जगह बिखरे हुए हैं, और वह बताऊं आपको, एक ये भी कैरेक्टर है कि संघ में करप्शन की जो परसेंटेज है वो पॉलिटिकल पार्टी की तुलना में बहुत ही कम है। यानी आप उसमें भरोसा कर सकते हैं। तो जो संघ का सर्वेक्षण होता है, संघ की जो रिपोर्ट होती है, वो बीजेपी मोदी जी इनकरेज करते हैं कि वो ग्राउंड रिपोर्ट मिले। ठीक। एक पार्टी की रिपोर्ट होती है और संघ की रिपोर्ट होती है, और संघ की रिपोर्ट को मैं बताऊं हमेशा तवज्जो दिया जाता अब इस सब उसी रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। अब उस रिपोर्ट में, अब क्योंकि वो खबर है और कहीं और छपी है, इसीलिए तो हम उसके शब्दों पर जा रहे हैं। उसमें ये था कि आप कांग्रेस वाली गलती ना करें, उन कुछ चेहरों को अनदेखी ना करें ये सोचकर कि फिर ये लार्जर देन लाइफ बन जाएंगे या खुद को कुछ समझने लगेंगे। उन जिनकी जरूरत है उनको उचित स्थान पर लाइए। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो बैठक की खबर अगर आ रही है, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि निजी तौर पर मैं इस बैठक को नहीं जानता हूं, लेकिन ये बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन उस सामान्य सी प्रक्रिया में असामान्य तब हो जाता है जब चुनाव इतने नज़दीक हों, और इसको हम एकदम से, मैं ये मानता हूं कि अगर ये बैठक हुई है 3 दिनों तक, तो इसको बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 2-3 लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, विशेष करके मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उस अपने दुर्ग को बचाना वो बड़ी चुनौती है। उसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा पहले से होती आई है। पिछले 6 महीने से उसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच चर्चा हो रही है। नेतृत्व का मसला है, कौन नेता होंगे उसकी बात हो रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इस सरकार के चेहरे चमकदार नहीं दिख रहे हैं। ये बात बार बार संघ की तरफ से फीडबैक की तरफ के तौर पर दी जा रही है कि जो चेहरे दिख रहे हैं उनकी चमक नहीं है, उनका कोई प्रभाव नहीं है, उनका कोई अपना विशेष, अगर कहें कि इस एक मंत्री की आप यूएसपी बताइए तो आप नहीं बता पाएंगे। इस पर संघ का विशेष जोर है कि अगर ऐसे लोग नहीं होंगे, मैं नहीं जानता, ये जो खबर है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो उसमें कहा गया, अगर वो है कुछ, क्योंकि ऐसी खबरें किसी को बता के नहीं की जा सकती हैं, और विशेष करके संघ और भाजपा की जब बैठक होती है तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से हमेशा ही एक सहसर कार्यवाह होते हैं, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी जो भाजपा का काम देखते हैं अनुषांगिक संगठन के तौर पर, अभी अरुण कुमार जी देख रहे हैं। लेकिन अगर ये बात कही जा रही तो ये दरअसल नीचे से जो वर्कर, जिसको हम स्वयंसेवक कह लें, भारतीय जनता पार्टी का जो इसी विचार से जुड़ा कार्यकर्ता है, वो जो उनको बताता है वो साफ साफ कहते हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सीधे कहने का साहस किसी को नहीं होगा, क्योंकि लगेगा कि हमारी पॉलिटिकल जो भी है, हम जो भी आगे करेंगे उसमें मुश्किल होगी। लेकिन संघ को यह कहने में दिक्कत नहीं। और मैं थोड़ा सा बस इसमें डिफर करूंगा विजय जी से, जुड़वा भाई जैसा न कभी था न कभी होगा। संघ एक गाइड के तौर पर काम करता है, वो उसी भूमिका में है, क्योंकि उसको पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं चाहिए। वो पॉलिटिकल हिस्सेदारी के लिए बहुत परेशान भी नहीं होता है। जब बहुत ज्यादा किसी भी सरकार में भारतीय जनता पार्टी की, राज्य की हो या केंद्र की, जब लगने लगता है तो संघ कहता है ठीक, आप अपना काम करिए, हम समाज का काम करते हैं। लेकिन जो समाज का फीडबैक है वो सरकार को उन्होंने दिया, और मुझे लगता है कि अगले कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव आपको दिखेगा, संगठन और सरकार में बड़े बदलाव होंगे। जैसे भी आप जिक्र कर भी रहे थे कि अरुण कुमार जी का धारा 370 पर जो है कितना काम था। अब अगर इस सरकार को आप देखें 19 से अब तक, तो जो संघ के कह लीजिए, बीजेपी के कह लीजिए, जनसंघ के जमाने से जो 3 प्रमुख मुद्दे थे
उनमें से 2 तो पूर्ण हो चुके, 370 का और राम मंदिर का, ये दोनों काम हो चुके हैं। अब यूसीसी की बात बची है, तो वो बहुत लोगों की चर्चा है कि शायद वो भी इसी कार्यकाल के अंदर इसको पूरा करने पर जोर है। अभी हमने देखा पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उनका एक लाइन का ट्वीट था कि बहुत जल्द उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता हम लागू करने जा रहे हैं। तो क्या ये भी एक फीडबैक का में बातें आती होंगी कि भाई इसको भी जल्द निपटाइए? बिल्कुल इसको निपटाइए। और अभी था दूसरा डेवलपमेंट देखिए ना, लॉ कमीशन के जो अभी नोटिस आया, नोटिफिकेशन जारी किया, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने अपने सुझाव उस पर दे दीजिए। 22वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये आपके जो सुझाव हैं समाज से, NGO से, सभी लोगों से उन्होंने सुझाव मांगे। तो इसका मतलब है कि सरकार उस पर बहुत काम कर रही है। और आपको याद हो, अभी होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने एक बयान दिया था, उनसे पूछा गया कि आप ये सेंटर में क्यों नहीं लागू कर देते हैं यूसीसी को एकदम, जो उत्तराखंड का आपने जिक्र किया, गोवा में है, मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, गुजरात की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक तो यूसीसी स्टेट्स में लागू किया जा सकता है, और उसे हम वाटर टेस्टिंग के तौर पर भी देख रहे हैं कि क्या रिकमेंडेशंस आती हैं, क्या लोगों का रेस्पॉन्स आता है, और उस आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाएगा। और मुझे लगता है कि 2024 तक भारतीय जनता पार्टी भले यूसीसी लागू कर पाए या न कर पाए, क्योंकि कहा नहीं जा सकता, पॉलिटिकल स्थितियां ऐसी हैं, लेकिन वो उस लेवल तक पहुंचा देगी जहां सौरभ को भरोसा हो कि भाई अगली बार यदि आज नहीं हुआ है तो कल यूसीसी लागू हो जाएगा। इस लेवल तक वो पहुंचा देंगे। एक बात जोड़ देता हूं, जो त्रिपाठी जी ने कहा, त्रिपाठी जी बहुत विद्वान है, कि जो सर ने भी बात की, रामगोपाल जी ने भी, कि आरएसएस जो कह रहा है, आरएसएस का कहना उस बच्चे की जैसे जो बता सकता हो कि राजा नंगा है। राजा नंगा का मतलब वो 75 मंत्री हैं इस सरकार में। क्या 75 मंत्रियों के नाम, हम चारों को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता 75 मंत्रियों के नाम बता सकता है? इस सरकार के 10 मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम पर लगता है कि काम हो रहा है। तो ऐसे लोगों की चर्चा वहाँ पर होती है कि भाई इन लोगों का क्या मतलब है। वो जो रामगोपाल जी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीतेंगे, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतना है तो फिर किसी को भी जिता लीजिए। जो लोग काम कर रहे हैं और जिन्होंने सोचा कि नहीं हम तो इसी भरोसे चल जाएंगे, उनकी सफाई इस घर में हो सकती है। बहुत बार रखा रहता है ना सामान, आप घर में देखते ना, फिर वही दिवाली पर आ गए कि बहुत सारा सामान जो कभी काम ही नहीं आया। इस सामान का कुछ नाम भी तो होगा। सामान का नाम है ना, वो संगठन में भी है, सरकार में भी है। तो वो सारा सामान की सफाई होना जरूरी है। और घर को साफ करने के लिए, चमकाने के लिए बहुत जरूरी है कि घर की सफाई हो, किसी भी स्तर पर हो। वो मुझे लग रहा है वो एक्सरसाइज हो रही है, और उसमें आरएसएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसे ग्राउंड लेवल से जो रिपोर्ट मिलती है उसको वो साफ तौर पर कहते हैं। और ये हिम्मत किस किस में है, प्रॉब्लम ये है ना, बहुत सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते, लेकिन आरएसएस के लोगों में ये हिम्मत है, या ये उन्हें सम्मान जिसे आप कह रहे हैं वो मिला हुआ है कि वो अपनी बात को वहां तक रख सकते हैं कि भाई ये स्थिति है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि वो डायरेक्टिव के तौर पे नहीं है वो, क्योंकि हमेशा ये आरोप रहा, जो आपने शब्द जो इस्तेमाल किया कि हाँ ये डायरेक्शन पर ही काम होता है इस सरकार में आरएसएस की, ये हमेशा से माना गया। मोदी साहब के जमाने में, मोदी साहब के जमाने में ये आरोप नहीं लगता उतना, लेकिन पहले हमेशा लगा। सम्मान आरएसएस का बड़ा है, इसको इससे समझ लीजिए कि आरएसएस की जो मेंबरशिप है, जो अनऑफिशियल होती है, वो आज 2 करोड़ लोग होंगे, करीब करीब 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में। और बीजेपी की ऑफिशियल मेंबरशिप 18 करोड़ हो गई है। तो 18 करोड़ का संगठन यदि 2 करोड़ के लोगों की बात मानता है, इसका मतलब वो उसका सम्मान करता है। नहीं तो आज जरूरत नहीं है ना। सौरभ जी, एक देखिए, ये जो है इसको यूं समझ लीजिए, कोच और खिलाड़ी जी, जरूरी नहीं सचिन तेंदुलकर जो बना गए, उनके जो गुरु कोच रहे हैं वो शायद सेंचुरी भी न बनाए हों, लेकिन वो सारा श्रेय देते हैं अपने गुरु को। तो मैं ये जो बात हो रही थी कि देखिए, संघ जो है, संघ आज से नहीं, शुरू से ही एक कहते हैं ना, किसी चीज में एक आर्किटेक्ट होता है, एक बिल्डर होता है। आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, बिल्डर उस पर बिल्डिंग खड़ी करता है। एक आइडियोलॉग होते हैं हर पार्टी में, एक आइडियोलॉग की भूमिका निभाता है। आप रीजनल पार्टी को देख लीजिए, बाला साहब ठाकरे जैसे रहे हो, काशीराम रहे हो, यहाँ व्यक्ति होता था। यहाँ एक संगठन है, संगठन निरंतर सलाह देता है, और संगठन इस बात को भी जानता है कि जो लीडरशिप है वो कितनी अच्छी है। मतलब एक मोदी जी ने जो भी किया है वो भी संघ जानता है कि उनकी ताकत है। लेकिन एक जो चीज है, जो खुद भी मोदी जी कहते हैं कि भाई मेरे लिए मोदी कुछ नहीं है, पार्टी बड़ी है, यानी जो भी होगा काम जमीन पर दिखना चाहिए। जैसे भी आप नाम पूछ रहे थे, हम नाम अभी भी नहीं लेंगे, लेकिन ईमानदारी से किसी से, हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए, आप बस में चलते
किसी से पूछिए कि भाई 4 मंत्रियों के नाम बता दो आज के केंद्र सरकार में जो जिनका नाम जानते हो, आप भी जानते हो, किसका नाम लेंगे? सवाल इस बात का नहीं है कि आप दो चीज होती है, परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है, रियलिटी उससे भी अगर नीचे है तो कोई बात नहीं। तो काम सिर्फ ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन अगर आपका नाम आपका काम अगर दिखाई देगा तो आपका नाम भी सुनाई पड़ेगा। तो ये जो है ये प्रोसेस बहुत जरूरी है, ये सलाह चाहे जहां से भी आए, क्योंकि वो दिन चले गए जब व्यक्ति के नाम पर बहुत दिन तक कर्नाटक में क्या हुआ जी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में आपकी सत्ता रिपीट कर गई, कर्नाटक में आप नहीं कर पाए, फर्क देख लीजिए ना दोनों का। नहीं तो वो लीडरशिप का फर्क है ना सर, बिल्कुल। लेकिन यूपी में भी आप देख लें तो लीडरशिप के नाम पर एक ही व्यक्ति है ना। मैं वही कह रहा हूं कि तो जो कैबिनेट भी होती है उसमें कुल मिलाकर के सुपर लीडर एक अलग है, लेकिन हर मंत्री एक लीडर ही होता है। तो आपने क्या परफॉर्म किया है, क्या नहीं किया है, वही मैं कह रहा हूं कि उसमें संघ जो कुछ कहेगा, बीजेपी के जो सलाहकार होंगे हो सकता है उनके स्वार्थ हों, लेकिन मैं जो एक संघ की बात कर रहा हूं, संघ उस तरह से है जैसे गुरु होता है, गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता है, वो जानता है वो आईएएस नहीं होगा गुरु, लेकिन उसको खुशी होती है जिस दिन उसका पढ़ाया हुआ आईएएस बन के आता है। तो चलिए, तो ये वो जो भी सलाह दी गई हो या गुरु के नाते जो बात भी कही गई है, उस पर कितना अमल होता है हम आने वाले दिनों में देखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि कुछ नाम भी जो है जल्द हमारे बीच होंगे जिनकी हम बात कर सके। एक बड़ी अजीबोगरीब कंट्रोवर्सी लेकिन जो है, हर्षवर्धन जी के पास है, जय नाम है। हाँ। नहीं, नामों को लेके तो वैसे भी किसी का भी नाम लेना मतलब कि उसका जो हो रहा होगा वो नहीं होगा, फिर आप कहेंगे देखिए नाम लिया तो नहीं है, इसलिए नाम लेना ठीक नहीं, वैसे अक्सर होता ये है जब कोई कहता ना कि बगल वाले की जेब में पर्ची है तो होती उन्हीं के पास है, नहीं तो पर्ची आप खोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।